नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ डॉक्टर कफिल है। मैं बार बार कहता हूं, जो सरकार चल रही है खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, अगर आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और इस देश में अपने हक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाने के लिए अगर आप बोलते हैं, लड़ते हैं, और अगर आप संयोग से मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं या महिला हैं, तो आप पर एनएसए लगा दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे साथ डॉक्टर कफिल खान है, जिन्होंने इसको झेला है, लेकिन वो टूटे नहीं है, बहुत मजबूत हैं। और पता है कफिल खान की गलती क्या? आप सब लोग जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो आपके बच्चों की, हमारे बच्चों की, जो इस धरती पर आए थे, उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। बदले में उनको मिला है जेल। डॉक्टर कफिल जेल से बाहर आ गए हैं। नमस्कार शंभू जी और नमस्कार। नेशनल दस्तक का मैं बहुत आभारी रहूंगा। मेरा एक्चुअली पूरा परिवार नेशनल दस्तक का आभारी रहेगा, कि मुझे पता है कि जब बीआरडी के टाइम भी मैं जेल गया था, तब से आप जो है मेरी स्टोरी फॉलो कर रहे हैं। और आपने मेरे ख्याल से हजारों, मेरी पत्नी का भी, मेरे भाइयों का, मेरी माँ का, सबका इंटरव्यू लिया है। और मेरी पूरी परिवार की जो पीड़ा है, और जो पिछले 3 साल से कहते हैं ना, एक सरकार आदमी के पीछे पड़ी हुई है, उस पूरी पीड़ा को आपने लोगों तक पहुंचाया है। चलिए, वो मेरा शंभू जी, मेरा काम आपका है। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए, आपकी बच्चों की बचाने की लड़ाई जारी रहेगी? जी जारी रहेगी। जे कहते हैं सच को जितना दबाया जाएगा वो उतना उभर के आता है। तो मेरा भी मानना है कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। तो मैं अपना काम करता रहूंगा, और जो मेडिकल कैंप कर रहा था उसको कंटिन्यू रखूंगा। बात तो लोग कह रहे हैं कि कफिल खान आज विपक्ष के एक बड़े चेहरा है, मजबूत चेहरा है, और उन्होंने उस सेक्रीफाइसेस को झेला है, उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं। आप अब सीधे सीधे क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते उन तमाम लोगों का जिनके हक अधिकार को छीना जा रहा है? शंभू भाई, मैं उन सबके लिए आवाज उठाना चाहता हूं, पर वही वाली बात है कि जो है जो अगर आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हो कि राजनीति में आना चाहते हो कि नहीं, तो राजनीति पता नहीं, मैं एज अ डॉक्टर हूँ, उस फील्ड में जो है वो अपनी योग्यता को साबित कर पाऊं कि ना कर पाऊं। लेकिन ये बात तो एकदम सही है कि कभी कभी जेल में इतना तोड़ दिया गया था। आपको अगर मैं बताऊं, इस बार पिछली बार बीआरडी की तरह इस बार एसटीएफ ने मुझे 72 घंटे तक अपने पास रखा, और बहुत मारा भी, गाली भी बकी, और बहुत से ऐसे वियर्ड क्वेश्चन पूछे कि आपने कोई पाउडर बनाया है जिससे करोड़ों भारतीय मर जाएंगे, आपने देश के बाहर जाके देश सरकार गिराने की कोशिश की है। तो इस तरह के मतलब क्वेश्चन पूछे, एक तरह से टेररिस्ट बनाने की कोशिश की, एक तरह से क्रिमिनल बनाने की कोशिश की। उसके बाद जेल में 5-5 दिन तक खाना नहीं दिया गया, भूखे मारने की कोशिश की गई। तो इस बार पूरा तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो कभी कभी जेल में सोचता था सिस्टम इज सो रॉटन। और मैं जब अधिकारी आते थे, मुझे याद है कि जब जेल का डीआईजी मिलने मुझसे आया है इंक्वायरी के विषय में लेके, तो उन्होंने, जब मैंने उनसे कहा कि सर इस तरह से मुझे परेशान किया जाता है, तो बोले कि हम लोग तो कठपुतली होते हैं, हमको जो सरकार ऑर्डर करती है हम वही करते हैं। तो सिस्टम का समटाइम आई फील द सिस्टम इज सो रॉटन दैट यू हैव टू कम टू द सिस्टम। और अगर आपने, शायद मेरी याद है कि जमशेदपुर में आपसे मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी जेल जाने से पहले, और उस वक्त भी यही बात हुई थी कि क्या राजनीति जो है में आना चाहिए। तो अगर राजनीति की बात है, तो अगर बच्चों की जान बचाने की बात होगी तो हाँ जरूर आऊंगा। अगर बात होगी कोरोना वायरस पेंडेमिक की बात होगी तो जरूर आऊंगा। अगर बात होगी कि भाई जो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा रोजगार और क्या कहते हैं नौकरी की बात है, जो बेसिक इशू है, उस पे बात ना करके लोग राम मंदिर और जो है शमशान, कब्रिस्तान, अली बजरंग बली, 3 तलाक, हलाला और जाति विवाद, इसी पे बार केंद्रित रहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 6 महीने से जब कोरोना वायरस से पूरा दुनिया जो है, पूरा भारत जूझ रहा है, तो उस वक्त बात की जा रही है कि जमात के लोगों ने 3 महीना तक, मैं जेल में टीवी पे अगर न्यूज का 1 घंटा दिखाया जाता था, तो उस 1 घंटे में मैंने देखा कि 3 महीने तक सिर्फ एक ही न्यूज आती रही कि जमात के लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया है। और फिर 3 महीना सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज आ रही है। मतलब ये देख के लगता है कि हमारा जो बेसिक है उसकी बात ही नहीं की जा रही। तो
अगर ये कि बच्चों की जान बचाने के लिए व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था को सुधारने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए अगर आपको लगता है कि डॉक्टर कफील चुप हो जाएगा, तो नहीं, वो अपनी आपकी आवाज उठाता रहेगा। डॉक्टर कफिल जो सब पूरा देश जानता है, भले मीडिया उसको ना दिखाए लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पूरा देश जानता है कैसे बच्चों की मौत हो रही थी और आप सिलेंडर उठा के भाग रहे थे, आप इलाज कर रहे थे। कैसे जहां जहां आपने कैंप लगाया, आप आज भी नौकरी नहीं है आपके पास, आपकी पारिवारिक स्थिति खराब है। इस देश में डॉक्टर जो एक एक डॉक्टर जिसको हॉस्पिटल नहीं मैं होटल कहता हूं, जो करोड़ों अरबों रुपए पीटते हैं, जिनका पूरा रैकेट चलता है, वहां एक डॉक्टर जो है वो आज लाचार है, बेबस है, क्योंकि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाता है। क्या लगता है, क्योंकि आपने जो प्रताड़ना झेली है, आपने जो अपनी लाइफ के सबसे महंगे समय को जेल में दिया है, जो आपके कैरियर का पीक आवर है, आपको नहीं लगता आपको राजनीति में आके इस देश का सीएम, पीएम, हेल्थ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए? शंभू भाई, आपने बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिक्स में जो बहुत गंदी पॉलिटिक्स होती है, जिसके जब तक अब तक सुना गया है, मैंने समझा है, और करीब करीब बहुत से नेताओं से मैं मिल चुका हूं आज तक, जो बड़ा एहसास ये होता है कि देश जो है किस तरह के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात बहुत से नेताओं, बहुत से लीडर से मैं मिला हूं, और मुझे लगा है कि देश कहाँ ये जा रहा है। आपको ये बता दूं कि इस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें कोर्ट ने भी ये माना है कि सरकार के द्वारा, जो पहले ही पन्ने में लिखा कि सरकार के द्वारा डॉक्टर कफील के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन इज कंटिन्यूड सिंस अगस्त 2017, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर कफील, फॉर द होल फैमिली। तो पूरे परिवार को जिस तरह से बर्बाद कर दिया गया, और आपका एकदम कहना सही है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो एक हॉस्पिटल, जो एक तरह से होटलों की तरह से गरीबों से पैसे लेते हैं। और ये बात भी एकदम सही है कि जो 72% पॉपुलेशन, आपको याद होगा कि मैंने एक बार आपको अपना हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन भी दिखाया था। आप जब मुजफ्फरपुर में, जब हम लोगों ने कैंप लगाया था, तब भी आप आए थे उस मुजफ्फरपुर कैंप में भी, और हम लोगों ने देखा, ये भी देखा है कि पटना जो है शहर, बिहार का पटना जो है कैपिटल है, वो पिछले साल बाढ़ में 1 महीने तक डूबा हुआ था। तो जो सुविधाएं जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो नीचे तक पहुंचनी चाहिए थी, वो 70 साल के, 73 साल के आजादी के बाद भी नहीं पहुंची है। और वो सिर्फ इसी वजह से है कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी आज ऐसी हैं जो उसको जो है नहीं देना चाहती हैं। तो यही वजह रही है कि मैं कन्हैया कुमार के लिए भी बेगूसराय में भी गया था, और प्रचार करने की मुझे लगा कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। तो उस वक्त अब पॉलिटिक्स में मैं, अगर आप पूछोगे आने की काबिलियत रखता हूं नहीं, ये तो वक्त और समय बताएगा। पर अगर आप ये पूछोगे कि हाँ, बच्चों की जान बचाने के लिए आपको राजनीति में आना चाहिए, बच्चों की जान बचाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए, देश के संविधान की सेवा करने के लिए, देश के सीमा की रक्षा करने के लिए ऐसे पढ़े लिखे और लोगों की जरूरत है। तो समय आएगा तो जरूर ज्वाइन करूंगा, करना भी चाहिए। पर अभी जो है इस वक्त तो बाढ़ अफेक्टेड एरिया में काम करना चाहूंगा। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उस वक्त जो है कोरोना वॉरियर की तरह काम करना चाहूंगा। डॉक्टर कपिल, आगे भी बातचीत को बढ़ाएंगे, कुछ पॉलिटिकल सवाल लेके। आप बताइए, अगर आज आप डॉक्टर हैं, आप जिस हॉस्पिटल में थे, उस हॉस्पिटल में जब सबसे बुरा वक्त आया था, सबसे बुरा वक्त, जब कयामत की रात थी, जब मासूम मौत के मुंह में समा रहे थे, आप सिलेंडर लेके भाग रहे थे, क्योंकि आप वही कर सकते थे, आपके हाथ में वही था उस समय। अगर आपको इस समय इस देश का प्रधानमंत्री या हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए, और जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक है, जिस तरह से इस देश का मेडिकल सिस्टम है, आपसे बेहतर कौन जानता है, तो आप क्या क्या 5 बातें या मोटा मोटी क्या करना चाहेंगे ताकि इस देश को लगे कि हमें कफील खान की जरूरत है सिस्टम में? देखिए, सबसे पहले तो जो है, जो हमारे क्या कहते हैं हेल्थ सिस्टम है, उस पर जीडीपी का खर्चा जो है 1% से भी लेस है, और ये 99 से ऐसा रुका हुआ है। तो जीडीपी का जो मतलब हम 100 रुपए 3%, में, आम आदमी की भाषा में, का तो 100 रुपए में 1 रुपया भी सरकार हेल्थ के लिए खर्च 1 नहीं रुपया भी करती। स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं करती है, 1 रुपया भी नहीं खर्चा करती है। 100 रुपए में आप ये समझ लीजिए कि 3.5 रुपए तो
होम मिनिस्ट्री को जाता है, 3.5 रुपए जो है वो अन्य खर्चों में जाता है, 4% जो है वो एजुकेशन में जाता है, लेकिन 1% भी जो है स्वास्थ्य पे नहीं खर्चा होता है। जो आपको पता है गरीब आदमी जो पूरी जिंदगी कमाता है और वो बचा के रखता है, अगर घर में अगर उसकी माताजी या पिताजी या दादाजी को कोई अगर बड़ी बीमारी हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें निकल जाती है। आपको बता दूं 6 करोड़ लोग प्रति वर्ष इंडिया में गरीबी की रेखा से सिर्फ इसलिए नीचे चले जाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के खर्चों में वो चला जाता है। तो मैं सबसे पहला अगर ये कोशिश करूंगा कि जो स्वास्थ्य का अधिकार भी सबको मिलना चाहिए, जैसे हम लोगों को बाबा साहब ने संविधान में भी स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात की है, तो स्वास्थ्य का एक अधिकार मिलना चाहिए जो हर आदमी को 138 करोड़ भारतीयों को बिना पैसा 1 रुपया भी खर्चा किए बिना, उनको बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी गरीबी अमीरी के भेदभाव के उनको मुफ्त में अच्छा इलाज वो मिल सके। क्योंकि आप देखिए कोई भी नेता, मंत्री या फिर कोई अधिकारी बीमार होता है तो वो गुड़गांव और दिल्ली और अहमदाबाद और कोलकाता भागता है, वहां जाके इलाज कराता है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज क्यों नहीं कराना चाहता? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत पूरी तरह से तो हम ये प्राइवेट व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो होती है पूरी सरकारी होनी चाहिए, गरीब को किसी को भी वो जो है वो खर्चा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा शंभू जी की मैंने 27 जनवरी को यानी अपनी गिरफ्तारी के 2 दिन पहले ही मैंने अपनी 27 जनवरी को मैं सीरीज चलाता हूं जिसमें मैं हेल्थ इशू पे बात करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने जो है वो बात की थी कि कोरोना वायरस अगर इंडिया में आ जाएगा और कैसे पॉपुलेशन हमारे इंडिया में ज्यादा है और चूंकि हमारा हेल्थ सिस्टम टूटा हुआ है तो इट विल क्रिएट अ हैवॉक, एक बड़ी महामारी के रूप में फैल जाएगा। तो वो मैंने वीडियो बनाया था और 29 तारीख को गिरफ्तार हो गया। मैंने जेल से प्रधानमंत्री को लेटर लिखा हुआ था, उनको बताया, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह से जो है वो कोरोना महामारी अगर फैलेगी तो क्या क्या करना है। लॉकडाउन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होगा, लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आप जो है वो अपना वेंटिलेटर इतना खरीद ले, अपना बेड बना ले, अपनी दवाइयां आपके पास, यानी आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए होता है। लॉकडाउन जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। टेस्टिंग और टेस्टिंग और टेस्टिंग करना सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। टेस्ट करके आइसोलेट करना, जिसको साउथ कोरिया मॉडल भी हम कहेंगे, जिस तरह से साउथ कोरिया में तेजी से फैल रहा था। एक बार उन्होंने टेस्ट किया और एक तरफ अलग कर दिया। 30 जनवरी को पहला केस भारत में आया था। अगर 30 जनवरी को ही इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई होती तब जो है वो शायद भारत में इस तरह से आज 40 लाख लोग इफेक्टेड है, 70,000 लोग मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन सारा ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा गया? पहले तो जमात पे फोड़ा गया, फिर माइग्रेंट पे फोड़ दिया गया, जो बॉम्बे से, जो दिल्ली से, जब हर जगह से। अब आप ये सोचिए कि 8 बजे आके कहा जाता है कि 12 बजे से पूरा भारत बंद हो जाएगा। जैसे नोटबंदी की गई थी वैसे ही भारत बंद कर दिया गया। अब जो बेचारा फंसा हुआ था वो वहीं पे फंसा रह गया, जो जहां पे था। और जो माइग्रेंट का हाल हुआ है आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में भी लॉकडाउन चला है, पर कोई भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि लॉकडाउन में इतने ज्यादा अप्रवासी मतलब जो प्रवासी भारतीय थे, कहीं कोई बिहार का रहने वाला मुंबई हो, या उत्तर प्रदेश का रहने वाला बेंगलोर में रहा हो, या आसाम का रहने वाला कहीं केरल में रहा हो, उनको हजारों किलोमीटर उतनी कड़ी धूप में, मतलब इतनी धूप थी कि मैंने देखा कई लोग जो है चकरा के गिर गए थे। कई लोग बच्ची को साइकिल के कई किलोमीटर चलाना पड़ा, कितने लोग ट्रेन से कट गए। तो जो माइग्रेंट का हाल हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया गया। तो बस, लेकिन अगर सही से कोरोना वायरस को टैकल किया जाता कि पहले ही से हम लोग, अगर हम जो आपको याद होगा शंभू भाई की 25 मार्च को जो है लॉकडाउन किया गया और पहला केस 30 जनवरी को आया था, तो जो 2 महीने का गैप हुआ था उसमें कोरोना पहले से फैल चुका था। तो हमको 30 जनवरी को ही इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए थी, हमको उसी टाइम प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। तो आज शायद हम जो इस स्थिति में आ गए हैं वो नहीं आ पाते।
डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है ये जो जो आपने सारी बात बताई देश को, पूरा देश देखेगा इसको। आज आप सबसे बड़े प्रतीक हैं, चेहरा हैं। अगर आपको राजनीति में आने का ऑप्शन मिलता है, आप आएंगे? और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको अधिकार दे कि आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है काम करने का, किसी नेता ने संपर्क भी किया होगा, कोई बातचीत हो रही, कोई संपर्क हुई है, क्या चाहते हैं, किन शर्तों पे आप राजनीति करना चाहे, राजनीति में आएंगे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आएंगे, शर्तें क्या होंगी आपकी? क्योंकि आज अगर आपको, मैंने आप पर पूरा देश भरोसा करता है, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर कफील खान हमारे बच्चों को बचाने के लिए, और इसीलिए सरकार उनको जेल में डाल रही है। शंभू भाई, जो है राजनीति जो है, अगर अगर सही आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे ख्याल से सारा इंटरव्यू आप राजनीति पे ही ले रहे हो। राजनीति अगर कभी शामिल हुआ सही का मायने में, तो मेरी तो यही शर्त रहेगी कि ऐसा कोई भी काम जो भी संविधान के खिलाफ हो वो नहीं करूंगा। और हर आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो किसी भी गरीब हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो है हमारा बच्चा पढ़े तो हमारा जो है बच्चा जो है वो IIT IIM में पढ़ेगा और दूसरे का बच्चा कहीं और पढ़ेगा। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं गांव गांव गया हूं और मैंने सबसे यही पूछा है कि तुम्हारा क्या आवश्यकता है, आपको क्या लगता है कि सरकार से आपको क्या चाहिए। तो हर आदमी ने, हर गांव के गरीब ने, एक महिला ने, सबने ये बात कही कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और जब मेरा बच्चा बीमार पड़े तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, अपना घर हो, जब पढ़ने जाए तो वो भी इंग्लिश मीडियम, अगर वो भी अच्छे से स्कूल में पढ़े, और जब पढ़ ले तो पढ़ लिख के जो है उसको नौकरी मिल जाए। यानी कि रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, यही डिमांड है उनकी, और कोई डिमांड नहीं है। तो मैं, अगर जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो ये कहेगी कि जो है हम इन इशू पे, जो ये किसी जाति के, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती हो, जो ये भेदभाव नहीं करती हो कि हम तो AC में रहेंगे, हम तो 5 स्टार होटल में रहेंगे, हम तो रिसोर्ट की राजनीति करेंगे, हम एस की राजनीति करेंगे, और गरीबों को जो मरते हैं तो मरने दो। आपको पता है शंभू भाई, कोविड-19 से, यानी कोरोना वायरस से 70,000 लोग मरे हैं अभी तक, जब से कोरोना वायरस इंडिया में आया है। लेकिन हर रोज 28,000 लोग, हर रोज 28,000 लोग हर रोज पूरे इंडिया में नॉन कोविड बीमारी, यानी ट्यूबरकुलोसिस से, मलेरिया से, डेंगू से, डायरिया से, कॉलरा से, निमोनिया से मर रहे हैं। यानी कि जो कोविड-19 को इतना बड़ा हुआ बना के बाकी बीमारियों को एकदम से खत्म कर देने का दिखावा किया जा रहा है, तो वो ना करें, समझ रहे हैं। तो ऐसी राजनीति हो जिसमें मतलब कोविड के इलाज के बहाने हॉस्पिटलों को बंद कर दिया गया, दूसरी बीमारी वाले लोग तेजी से मर रहे हैं। जी, 28,000 लोग रोज मर रहे हैं। ये मैंने जेल के बाद, जब मैं ये 7 दिन हुए हैं, इसमें डेटा कलेक्ट किया है, तो मैं हैरान रह गया कि 70,000 जो आंकड़े हैं सरकार के कोरोना वायरस से, यानी 30 जनवरी से अभी तक जो 1 सितंबर तक कल मेरे सामने भी एक मामला आया था। एक महिला थी जो जिनको ब्रेन ट्यूमर था, और वो एम्स से आरएमएल से सफदरजंग करती रही, कहीं भर्ती नहीं हुआ उनकी, और पता नहीं आज उनकी कैसी स्थिति है। खैर, उनकी बच्ची ने इंटरव्यू से मना कर दिया क्योंकि उनको डर लग रहा था। डॉक्टर कपिल, डायबिटीज जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट अटैक आ जा रहा है, जिनको जो है, यहाँ आपको यकीन नहीं होगा, मैं सरकार को एक स्टेट, अब उसको नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक राज्य ने एक ऐसा राज्य है जिसको मैंने अभी सुना कि उन्होंने पुलिस लगा दिया कि ये सिलेंडर जो है सिर्फ कोरोना वायरस के पेशेंट को दिया जाएगा, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, सॉरी एक फोन आ गया था, सॉरी शंभू भाई, ऑक्सीजन जो है वो कोरोना वायरस को जाएगा, और निमोनिया या अस्थमा के पेशेंट या फिर और जिनको जरूरत पड़ेगी उनको नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस बकायदा लगा दिया। तो बाकी बीमारियों से, डिलीवरी से, कितने घर में अपनी बच्चे पैदा हो रहे हैं, घरों में पैदा हो रहे हैं। पहले 68% डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में होती थी, अब ये हालत है कि 68% डिलीवरी जो है वो घरों में हो रही है, दाई के द्वारा हो रही है। उसमें कई बार होता है बच्चा देर से रोता है, बच्चा गंदा पानी पी लेता है, बच्चा जिंदगी भर आपके लिए अपाहिज रह जाएगा।
तो लेकिन ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ गरीबों के साथ हो रहा है। अभी भी जिनके पास पैसा है वो जाके अच्छे से अच्छा इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में करा ही ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं आपकी रिहाई के बाद कि आपको आपसे प्रियंका गांधी की बातचीत हुई, उन्होंने ही आपको राजस्थान में सेटल किया है, तो क्या आपको योगी सरकार से पर अभी भी भरोसा नहीं है? आपको आपको लगता है कि योगी सरकार फिर आपके साथ कुछ इस तरह का बुरा व्यवहार करेगी? और ये प्रियंका गांधी वाली मामले में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बात समूह हम लोग से डिस्कस हो चुकी है, खास जमशेदपुर में जब हम लोग मिले थे एक कार्यक्रम में, तो मैंने कहा था कि अगर इनका बस चले तो ये मुझे 2022 तक जेल में रखेंगे। तो मुझे तो लगता है कि आपको मुझे जिस भड़काऊ भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया था मुंबई एयरपोर्ट से, उस भड़काऊ भाषण में भी मुझे बेल मिल गई थी, जो सो कॉल्ड भड़काऊ भाषण कहा जाता है। 10 फरवरी को ही बेल मिल गई थी। उस वक्त भी लोअर कोर्ट ने ये कहा था कि इनका भाषण में ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है कि इन्होंने भाषण में कहा है। लेकिन मुझे 4 दिन तक छोड़ा नहीं गया और 14 तारीख को रासुका लगा दिया गया। जब इनके पास कोई और केस नहीं मिला तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो कि कहते हैं एक टेररिस्ट के लिए, एक एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए लगाया जाता है, वो लगा दिया गया। तो और आपको ये 42 पन्नों का जो ऑर्डर है, जो वो अगर आप पढ़ोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि डीएम अलीगढ़ ने उस 30 से 45 मिनट के भाषण को काट के 2 मिनट का भाषण बना के, और वो जो है अपना सेलेक्टिव लैंग्वेज करके उसको इस तरह का कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। इसी वजह से उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, डॉक्टर कफील ने देश को तोड़ने वाला भाषण नहीं दिया था, देश को जोड़ने वाला भाषण दिया था। तो अगर सरकार इस तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मेरे एक स्पीच के लिए, आप समझ लीजिए एंटी सीए एंटी एनआरसी पे मैंने 300 जगह पे स्पीच दी थी और 300 सभाएं की, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और हर जगह, महाराष्ट्र, दिल्ली से लेके पूरे भारत में गया। किसी भी सरकार ने मुझ पर जो है एफआईआर नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भाषण दिया, एक वो भी उसमें भी एफआईआर कर दिया गया। तो जिस दिन मेरा ये सीजीआई का ऑर्डर आया था, 10:30 बजे ऑर्डर आया है, 11:30 बजे करीब सुबह सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को, डीएम अलीगढ़ को और होम मिनिस्टर, जो कि अभी होम मिनिस्टर हमारे जो है चीफ मिनिस्टर ने भी होम डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, उनको, और होम मिनिस्टर दिल्ली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको भी, सबको भी ये लेटर मिल गया था कि इनको फौरन दिया जाए। लेकिन फिर भी 12 घंटे तक मुझे रोका गया और छोड़ा नहीं गया। मेरे घर वालों ने जाके डीएम ऑफिस पे जाकर धरना दिया है और मेरे फैमिली वालों ने कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। तब जाके मुझे 12 बजे की डेडलाइन थी, 11:55 पे छोड़ा गया। अब मैं आपका आता हूँ दूसरे पार्ट के सवाल का। उस वक्त शायद जो है मेरे घर वाले थोड़े डर गए थे, क्योंकि जेल के सोनिया गांधी जी का फोन आया कांग्रेचुलेशन के लिए या फिर अपना कंसर्न दिखाने के लिए। मेरी पत्नी और मेरी माता जी से बात हुई थी और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, उन्होंने भी अंदेशा जताया कि सर ये ऐसी सरकार है, ये कर सकती है। और भरतपुर जो है वो मथुरा के बगल में है, आप अगर वहां पे पहुंच जाइए, 20 मिनट का सिर्फ मथुरा जेल से आपको रास्ता लगेगा। उसके बाद से जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको सेफ, वहां पे कांग्रेस सरकार है, आपको वहां पे सुरक्षा देंगे। और उन्होंने यहाँ पे हमारा रहने का बंदोबस्त किया। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे था, एक एक्सटेंड था। उन्होंने हम अगले दिन मुझसे बात भी की थी और उन्होंने लेकिन मेरा हाल चाल पूछा और उन्होंने कहा कि जो है हम पूरा पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हम सब आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन हमारी कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने मैं 3 तारीख को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसको लेके, जो मेरे साथ 7.5 महीने हुआ, और ये बताने के लिए कि मैं उत्तर प्रदेश से भागा नहीं हूँ, मैं राजस्थान सिर्फ आया हूँ कुछ दिनों अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ सुकून से टाइम बिताने के लिए। तो अगले दिन उन्होंने मेरी पत्नी को फोन किया, उन्होंने कहा कि अपने पति से कहो कि थोड़ा चुप रहें और कम बोलें, और जो है वो अभी अपने फैमिली के साथ। तो एक तरह से ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न था। ये बात सही है कि प्रियंका जी ने खुद इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को एक जो है ढांढस बनाया। दैट इज ट्रू।
लेकिन मैं आप उनका आभारी हूँ इस लेकिन बात आप का। यूपी जाएंगे। यूपी मैं आपके माध्यम से, नेशनल दस्तक के माध्यम से, ये अपने सभी दोस्तों को, सभी वेल विशर्स को जिन्होंने मेरे इस मुहिम में साथ दिया है या मेरी तरफ देखते हैं कि मैं जो हूँ पीछे भाग गया हूं, अगर ऐसा कुछ जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, तो 3-4 बातें एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। आई वोंट बेंड, कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। जितना मुझे डराने की कोशिश जाएगी उतना ही स्ट्रांग होके आपके सामने आपकी बात रख सकता हूँ। दूसरी बात कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं अपना घर छोड़ के भाग नहीं रहा हूँ, और मैं सिर्फ राजस्थान कुछ दिन रहने आया हूँ। तीसरी बात कि जो है, मैंने अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस कोई ज्वाइन नहीं की है, जो ये रूमर उड़ाई जा रही है। और चौथी बात कि मैं एज अ डॉक्टर जो है खुद काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई कहे कि कोई इनजस्टिस कहीं पे हो रहा है तो उसको मैं आंख बंद कर लूं, ऐसा नहीं है। मैं कोई भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं आंख में आंख डाल के, और इस बात को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे माइनॉरिटी, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला, चाहे कोई भी हो, उसके इन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, अगर आप जिस तरह से आपने काम किया था, अगर आप मुसलमान नहीं होते तो आपको सम्मान दिया जाता? ये मुसलमान होने क्वेश्चन की सजा काट रहे हैं आप। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछा गया है। बस मुझे लगता है कि जो है, वो जो 70 बच्चों की मौत हुई थी, उसमें जो लोग रियल दोषी थे, जिन्होंने 10% कमीशन मांगा था कि मुझे 68 लाख में से 10 लाख रुपया दे दो, तब मैं जो हूँ तुम्हारा जो सप्लायर था उससे बोला था कि 10% कमीशन दो तभी तुम्हारा बिल क्लियर करेंगे। वो हेल्थ मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो सारे मेन दोषी हैं। उनको बचाने के लिए एक बलि का बकरा खोजा गया, और वो बलि का बकरा जो है वो मैं बन गया। बस सिर्फ फर्क इतना है शंभू जी, कि एक आपने कहानी सुनी होगी टुकड़े टुकड़े गैंग की। जेएनयू के 2 छात्र थे, कन्हैया कुमार और उमर खालिद, जो कहते हैं पाकिस्तान गए और भारत को तोड़ने के, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। तो लोगों ने ये तो विश्वास कर लिया कि उमर खालिद जो है पाकिस्तान गया होगा और कन्हैया कुमार नहीं गया होगा। तो स्टोरी जो है बिक जाती है, समझ रहे ना। तो स्टोरी सेल्स, और वो होती है कि बस जब नाम कफील खान का आ जाता है तो वो स्टोरी बिकने लगती मतलब है। आप पर मानते हैं मुझे कि लगता देश है में धर्म और जाति के नाम पर अत्याचार नहीं होता है? नहीं, होता है, एकदम होता है। पिछले 8 सालों से जितनी नफरत फैला दी गई है कि जो है, एक डॉक्टर को जिसने जो है बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, उसको लोगों ने खुद ही, कुछ लोग जो है डॉक्टर कफील को हीरो बनाने लगे, कुछ लोग योगी जी को हीरो बनाने आप लगे। जेल में थे डॉक्टर कफील, मैं आपकी जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूँ, आप एक जमा कीजिएगा। इस देश के जितने सरकारी अस्पताल हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो डॉक्टर्स हैं वही नौकरी करें, क्योंकि उनके पास उतनी संपत्ति नहीं होती है कि वो प्राइवेट क्लिनिक खोलें या प्राइवेट अस्पताल खोलें। इस देश के जो हेल्थ सिस्टम है, ये उन तमाम हेल्थ सिस्टम में सफाई कर्मचारी को आपको पता ही है, उनकी कैटेगरी बताने की जरूरत नहीं कौन लोग हैं। नहीं नहीं, सफाई कर्मचारियों की, अब सफाई कितने भी आज कर्मचारी भी से मैं लेके हो, और मैं तमाम, डेथ हो रही मेरे है। पास मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सोनू लेडी हार्डी के, उन्होंने पूरा बकायदा लिस्ट जारी किया है कि तमाम बड़े अस्पताल में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हीं के हिस्से में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, डॉक्टर होके चाहे आपको कोई जिम्मेदारी होगी, वो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमको जाति देखना चाहिए। डॉक्टर होके आपको कोई भी जिम्मेदारी होगी वो निभाना पड़ेगा, और एक प्रोफेशनल एक आदमी को जो है वो जाति के धर्म पे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पिछले 8 सालों से जो इंसान को इंसान से लड़ाने की कोशिश हो रही है, और जो जिस तरह से पूरे देश का माहौल कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कास्ट को, उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, ताकि जो है पोलराइजेशन करके, यानी कि जो है दूसरे एक तरह से नफरत की करके। आपको याद होगा हम लोगों ने एक बार मॉब लिंचिंग के बारे में बात की थी कि एक भीड़ आती है और गाय के नाम पे सिर्फ मार देती है। तो उस वक्त मैंने आपसे यही कहा था कि मॉब लिंचिंग इज ऑर्गेनाइज क्राइम। कोई भीड़ नहीं ऐसे आ जाती है, वो पहले से ट्रेंड रहती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम मारना और उसके बाद वीडियो बनाना, उसके बाद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चलाना।
ताकि दूसरे लोग जो हैं, एक तो एक कम्युनिटी डर जाएगी इससे, और दूसरी कम्युनिटी खुश हो जाएगी। तो ये एक तरह से नफरत फैलाई जाती है, इसको बात आपको को मैं लगता स्वीकार है करता कि हूँ। यूपी सरकार जाति और धर्म देख के काम कर रही है? सिर्फ यूपी सरकार की बात नहीं है, बहुत कई सरकारें ऐसा हैं जो कि ये काम कर रही है। और जो है पूरे देश में इस तरह का माहौल पिछले 8 सालों से बना हुआ है, जो कि खतरनाक है हमारे संविधान के लिए भी, और हमारे जो है देश के अखंडता और प्रभुता के लिए भी। डॉक्टर कपिल, आगे का क्या रोड मैप है? डॉक्टर कपिल लगातार सड़कों पे रहेंगे, लोगों को लिए लड़ते रहेंगे, लोगों को बचाने का जिम्मा उन्होंने जी लिया। जी जी सर, मैं ही अकेला नहीं हूँ, शायद बहुत से लोग हैं, आप खुद हैं, नेशनल दस्तक, चाहे रवीश कुमार सर हैं, मतलब मैं बहुत लोगों के नाम गिना सकता हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग भी तो आवाज उठा रहे हो, आप लोग भी तो एकदम बिना डरे हुए बोलते हो, तो मैं भी आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। और डॉक्टर कफील खान डरने वाले नहीं है। कहते हैं ना कि इस जुल्म के दौर में जबान खोले या कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोले या कौन। तो मैं डॉक्टर कफील खान आपको वादा करता हूं, और सभी लोगों को, कभी भी इनजस्टिस कहीं भी किसी के खिलाफ होगा तो डॉक्टर कफील खान एज अ एक्टिविस्ट आपके सामने हमेशा रहेंगे, और प्रोफेशनल वाइज डॉक्टर के फॉर्म में आपके बीच में आते रहेंगे, और मेडिकल कैंप्स और वो करते रहेंगे। यूपी सरकार को कोई सलाह देंगे अभी भी, चूंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके मन में कोई करवाहट नहीं है कि सरकार चाहे तो अभी भी आपको बड़ी जिम्मेदारी दे, अपनी गलतियां सुधार ले? आ, मैं तो बस यही कहूंगा कि राजा का धर्म जो होता है, राजधर्म निभाना होता है। जैसा कि रामायण में मैंने कहा ना कि मैंने हम लोग जो जेल में जो है वो 1 घंटा 9 से 10 बजे के बीच रामायण जो है देखते थे, सब लोग देखते थे। तो उसमें एक उत्तर रामायण में एक एपिसोड था जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी जो है श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि राजा का धर्म जो होता है राजधर्म होता है, और राजहट नहीं होता। पर मैं यहाँ तो कहूंगा कि मेरा राजा जो है वो तो बाल हट कर रहा है। तो जो है उस बाल हट को छोड़ देना चाहिए, और जो है जो बेसिक इश्यू जो है पूरे उत्तर प्रदेश का है, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने चाहिए। हर 23 करोड़ पॉपुलेशन है, उनको मैं उनके बच्चे के समान हूँ, वो राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूँ, उनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। व्यक्तिगत जो है कोई द्वेष नहीं पालना चाहिए। सरकार नौकरी के लिए वापस बुलाती है तो करेंगे सरकारी अस्पताल में? 3 साल हो गए हैं, मैं तो 25 लेटर लिख चुका हूँ इनको कि भाई अगर नौकरी पे नहीं रखना है तो निकाल दो। ना ये तो मुझे निकालते हैं ना ये रखते हैं, मुझे बीच में फंसाया हुआ है कि ताकि मैं फाइनेंशियली टूट जाऊं। आपको जान के हैरानी होगी सर कि जो प्रिंसिपल साहब राजीव मिश्रा साहब हैं उनको भी नौकरी मिल गई है, लेकिन मैं अभी भी जो हूँ बिना नौकरी के हूँ। तो जो है जरूर जाऊंगा, और अगर वो नौकरी मिल जाएगी तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। पर मैं आपको बता दूं कि मैं 25 लेटर लिख चुका हूं, और मैंने हर लेटर में ये बात कही है कि मेरा सस्पेंशन निवेदन किया है, और कि मेरा सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुझे क्लीन चिट मिल गई है, और आपकी इंटरनल इंक्वायरी 9 इंक्वायरी कमेटी बैठाई, उन सब में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन सरकार ना तो मुझे निकालती है ना काम करने देती है। आपके नाम के में खान की जगह मिश्रा शर्मा वर्मा होता तो शायद हो जाता। मैंने आपको जवाब दिया था सर कि शंभू भाई की जो बीआरडी के रियल कल्प्रिट्स हैं उनको सबको बचाने की कोशिश की गई, तो शायद वो कपिल मिश्रा होता या कपिल कुमार होता। आपको याद होगा कि सतीश कुमार सर भी सर थे, वो बेचारे दलित थे, और लेकिन बेहोशी के डॉक्टर थे, फिर भी उनको जेल भेजा गया। तो जो है मतलब वही शायद हुआ कोई ना, होता एक तो मुसलमान और एक दलित। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वही, अब वो ही जवाब दे सकता है। देखिए सामने वाले का अगर दिमाग में जो है जाति, किसी पर्टिकुलर जाति और धर्म और के खिलाफ कुछ भरा रहे तो उसको आप क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन अपना दिमाग अपना तो आपको सही रखना चाहिए। डॉक्टर कपिल, शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और देशवासियों से कोई अपील करेंगे? कोई अपील करेंगे, कोई सलाह देंगे हाँ, क्या विषय? मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा पूरे अपने 138 करोड़ भाई बहनों से और माताओं सबसे
कि हमको जो ये एक देश जो है बहुत खतरनाक स्टेज में जा रहा पहुंच चुका है, और हमको जैसे स्वतंत्रता के लिए टाइम एकजुट होना पड़ा था, उसी तरह से एकजुट होना पड़ेगा, वरना हमारा जो बाबा साहब का संविधान जो दिया गया है, जिसमें सबको अधिकार दिए गए हैं, वो सब कुछ डेमोक्रेसी हमारी जो है, यानी कि लोकतंत्र हमारा एक तरह से खतरे में है। आज आपको बता दूं कि जो नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 70-45-50 साल के पीछे चला गया है। हमारी जीडीपी जो कहने को होती है वो एकदम कहते हैं कि सी ग्रेड में चली गई है, इकोनॉमी पूरी डूब चुकी है। चाइना ने कई किलोमीटर तक जो है हमारे देश पे कब्जा कर लिया है, लोगों को खाने को नहीं है, माइग्रेंट्स जो है जो पैदल चले उन सबको किस तरह से प्रताड़ना झेली गई है। तो मैं बस निवेदन यही करना चाहूंगा कि जो है किसी भी जाति और धर्म और गरीब और अमीर को भूल के हम सबको साथ आना पड़ेगा, और किसी के भी खिलाफ जो है इनजस्टिस हो रहा है तो बोलना पड़ेगा, वरना हमारा देश में जो संकट आ रहा है, जो लोग सिर्फ जो है राम मंदिर और जो है 3 तलाक हलाला करके और जिस तरह से बातें करते हैं, आप आजकल देख लीजिए 3 महीने से जो है सुशांत सिंह राजपूत की सिर्फ इसलिए बात हो रही है कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है, इस और हमारी जो है कोरोना वायरस पे और बाकी जो बातें जो हमने और शंभू भाई ने किया है वो नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको वो हर काम करना चाहिए जो दिल आपका साफ होके कहता है कि ये करो, और कभी भी डरना मत। जितना तुम ये जो फासिस्ट फोर्स होते हैं जिनको जो दबाने की कोशिश करते हैं आपको, वो आप जितना डरते हो उतना आपको डराते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हो और आंख में आंख डाल के उनके अगर देखोगे तो वो डर जाते हैं। मैंने आज तक कोई काम गलत नहीं किया है, मैं अपने दिल को जानता हूं और मैं अपने दिल को जवाब दे सकता हूं, और किसी के भी आंख में आंख डाल के ये बोल सकता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, लोगों के लिए एक साथ आइए और देश को हमारे बचाने का काम कीजिए। शुक्रिया कफिल हमसे बात करने के लिए। मेरी निजी राय है, आप लोग की क्या राय है वो बताइएगा। जिस देश में अगर डेमोक्रेसी को बचानी है तो जो सरकार से सवाल पूछने की सलाहियत रखता हो, हिम्मत रखता हो, उसको संसद में भेजिए, नहीं तो आपकी डेमोक्रेसी भी इसी तरह से जेल में चली जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू शंभू भाई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को